नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नील कुमार और आप सबका स्वागत है मेरे मुद्दा चैनल पर। आज का हमारा मुद्दा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई हड़ताल पर हैं, तो ये जो नया बिल आया हुआ है, संसद में नया जो बिल पास हुआ है, एक्चुअली ये बिल पास हुआ है उस समय जब हमारा देश ही नहीं सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा होता है, तब यह बिल पास होता है। क्या ये समय ठीक था इस तरह का बिल पास करने का? एक तरह से ये सोच समझ के ही बिल पास किया गया था कि अगर यह बिल पास होगा इस कोरोना महामारी में तो ज़्यादा हल्ला नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, बिल पास हो जाएगा और चलता ही रहेगा। लेकिन बिल तो पास हो गया, लेकिन जैसे कोरोना महामारी में ढिलाई दी गई और लॉकडाउन शुरू हुआ, वैसे ही शुरू हो गया इस नए बिल पर बवाल, जो कि अभी दिल्ली रोड पर सारे किसान, इस देश के सभी किसान धरना दे रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट। इस बिल में क्या क्या है हम जानेंगे। पहला है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इस बिल में क्या है कि पहले क्या था कि किसान लोग या कोई भंडारण नहीं कर सकते थे किसी भी तरह के किसान उत्पाद का। पर इस बिल के आने के बाद क्या है कि चाहे वो किसान हो, वो खेती कर रहा हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो मंडी हो, कहीं भी हो, लोग अनाज का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन किसी तरह की इमरजेंसी और आपदा वाली सिचुएशन में कोई भी आदमी अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई कि अनाज का भंडारण तक तो ठीक है, कोई भी कर सकता है, किसान भी कर सकते हैं, मंडी वाले कर सकते हैं, बाजार समिति भी कर सकती है, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन किसान भंडारण कैसे कर सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। यार, किसान के पास ज़मीन करने के लिए खेती होती है, वह अगर ज़मीन खेती करने के बजाय भंडारण करना शुरू कर देगा उतने सारे अनाज का जो उत्पाद कर रहा है, तो फिर खेती कहाँ करेगा? और खेती नहीं करेगा तो देश का पेट कैसे पलेगा? तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत है कि भाई भंडारण कोई भी कर लो, चलेगा, रख लो, अपना अनाज अपने पास रख लो, आपदा और इमरजेंसी में सिर्फ नहीं रखना है। लेकिन कैसे रखेंगे छोटे छोटे किसान जो जिनका छोटे छोटे खेत है, जिनके पास जगह नहीं है, सिर्फ खेती करते हैं, उनका घर चूता रहता है, वो अनाज का भंडारण कैसे करेंगे? यार, अनाज तो फिर ख़राब हो जाएगा। एक तो वैसे भी वो जैसे तैसे रहते हैं, उनका घर चूता है, बरसात में ठंडे में ठीक से रहने का जगह नहीं होता उनको, बरसात में वैसे भी पानी भरा हुआ रहता है, तो अनाज तो सड़ने गलने वैसे भी लगा। तो ये मेरे को लग रहा है कि अनाज भंडारण जो दिया गया है कि यार किसान भी कर सकता है, तो ये बहुत गलत है। क्योंकि किसान के पास जगह नहीं है, या तो वो खेती करेगा सालों भर, या तो फिर वो भंडारण करेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ करेगा। और भंडारण करेगा तो फिर खेती कहाँ से करेगा भैया? जगह होगा तो ना। तो ये फिर थोड़ा सा गलत है, ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। और ये अध्यादेश जो आया था, ये अध्यादेश बोल लो चाहे बिल बोल लो, ये आया था आपका जून में, और जून में फुल्ली लॉकडाउन था, मतलब आप घर से बाहर तक नहीं निकल सकते थे। सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल काम हो, एसेंशियल चीज़ें हों तो ही आप निकल सकते थे, नहीं तो फिर नहीं। और ये जून में लाया गया था, बताओ, ताकि किसी को कानों कान खबर ना लगे। क्या बात है भाई। दूसरा है एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, मूल्य आश्वासन पर समझौता और सुरक्षा बिल। तो यह बिल एक तरह का एग्रीमेंट या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये बिल आया हुआ है। जैसे कि बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, जो कि जैसे कि मान लेते हैं लेज़ हो गया, कुरकुरे वगैरह हो गया, बादाम पकौड़ा वगैरह हो गया, या फिर जो भी पैकेजिंग करके जो कि किसान उत्पाद से पैकेजिंग करके बनते हैं, उस तरह की जो फैक्ट्रीज़, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हो गए, वो क्या करेंगे कि एक बड़े तादाद में गांव में आ जाएंगे और एक बड़े तादाद में खेती को
अपने अंडर ले लेंगे और किसानों से एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि आपकी इस खेती में आलू होंगे या फिर प्याज होंगे या फिर चना दाल का खेती होगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेंगे और एक प्राइस फिक्स हो जाएगा। प्राइस फिक्स मान लीजिए कि अगर 10 रुपये है तो वो लोग प्राइस फिक्स कर लेंगे कि 10 रुपये आपका पर किलो के हिसाब से 10 रुपये होंगे। और उसके बाद फिक्स करने के बाद इन लोगों से एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस खेत में अगर वो बड़ी कंपनी आलू लगवाना चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उस गांव के खेत में या पर्टिकुलर जितने भी खेत वो ले लें, उस पर्टिकुलर खेत में सिर्फ आलू ही होंगे। अगर वो बोलें कि नहीं मेरे को गेहूं दे दो, इस खेत में सिर्फ गेहूं बोआएगा, तो वो सिर्फ गेहूं बोआएगा उस खेत में। अगर कहेंगे नहीं मेरे को प्याज बोआना है, प्याज उगवाना है इन खेतों से, इन किसानों से, तो उस खेत से सिर्फ और सिर्फ प्याज ही उगेगा। और वो 10 रुपया पर किलो के हिसाब से जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो बाद में चाहे रेट कम हो जाए, 10 रुपये से 5 किलो हो जाए, 4 रुपया किलो हो जाए, या फिर 7 रुपया किलो हो जाए, या फिर बाद में बढ़ के चाहे 12 किलो चाहे 15 रुपया किलो हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में जो 10 रुपये पर किलो लिखा हुआ था, उस 10 रुपये पर किलो के हिसाब से ही वो किसानों से लेंगे। वो पर्टिकुलर बोया हुआ आलू, प्याज, चाहे चना दाल, चाहे गेहूं या चाहे चावल जो भी हो, वही लिया जाएगा। और उसके अलावा उस खेतों में और कोई भी किसी भी तरह का उत्पाद नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से फिक्स कर दे रहे हैं ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी कंपनीज आ करके एक गांव में, 2 गांव में, 4 गांव में, 5 गांव में, जितने भी गांव में ये लोग जाएं। पर इसमें एक खामी क्या है कि अगर ये लोग 10 रुपये पर किलो के हिसाब से फिक्स कर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनवा ले रहे हैं, पर अगर उस समय के मतलब उत्पाद होने में भी तो 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, जो जितने भी लगे, जितने महीने लगे, जो महीना लगता, उसके उपरांत अगर रेट बढ़ जाता है, 10 रुपया इन्होंने फिक्स किया, 10 रुपया से 15 रुपया अगर हो जाता है, तो इससे क्या है कि किसानों का लाभ नहीं हो रहा है। 10 रुपये किलो अगर एग्रीमेंट में है तो वो उन्हें 10 रुपये किलो ही देना पड़ेगा। वो अपने सामान को मंडी में भी ले जा करके या फिर बाजार समिति में या कहीं और भी ले जा करके किसी दुकान में या किसी बड़े ऐसे लोग जो दलाल लोग जो है जो लेते हैं उन्हें भी नहीं बेच सकते हैं। तो इनके लिए ये यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब कि छोटा सा नहीं कहेंगे, यहाँ सरकार की गलती है। ये एग्रीमेंट, ये थोड़ा सा बिल किसानों के हित में नहीं है। और यहाँ एक बात और है कि किसान के खेतों का जो एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद किसान ना करके मंडी के एक अधिकारी करेंगे। मंडी के अधिकारी मतलब वही होंगे जो सरकार के द्वारा नियुक्त हैं, सरकारी आदमी हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, जो वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि यहाँ किसानों का खेत है, अब कर रहा है वहाँ का एग्रीमेंट एक अधिकारी कर रहा है। अब अधिकारी तो भाई बैठा हुआ है बाहर, अब किसानों के हित में कौन देखेगा। अगर कोई ऐसा आदमी होता जो कि गांव का ही होता या किसानों के बीच का प्रचलित व्यक्ति होता, जैसे कि उनके गांव के बीच का प्रचलित व्यक्ति या तो मुखिया होता है या तो वहाँ का कोई अच्छा पहुँचदार रौबदार कोई आदमी होता है जो कि किसानों को अच्छे से जानता है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर किसान जिनके पास जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर तो जाहिर सी बात है मुखिया के पास ही जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये अधिकारी एक सरकारी आदमी मंडी करेगा जो कि गांव में रहता तक नहीं है वो, तो वैसा आदमी करेगा बड़ी बड़ी कंपनी से गांव के खेतों का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं तीसरे बिल पे। तीसरा बिल जो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल। यह एक तरह से प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस बिल है, जो कि किसान अगर व्यापार, पहले क्या था कि किसान उत्पाद करता था और अपने सामान को ले जा कर के सिर्फ मंडी में या फिर बाजार समिति वगैरह में बेचता था। मतलब कि उनका क्या था कि अपना उत्पाद करते थे या तो फिर मंडी में या बाजार समिति में या किसी ऐसे व्यापारी को ले जा करके दे देते थे। कभी कभी नहीं होता तो थोड़ा बहुत चावल अनाज या कुछ अनाज बचा के, अपना उत्पाद बचा के वो कभी कभी खुद जा कर के भी बेच देता था या डायरेक्ट दुकान में भी दे देता था। बहुत दूर तक उनकी पहुंच नहीं होती थी किसानों की,
कि बहुत दूर दूर तक या बंगाल बिहार इधर मतलब अपने गांव से वो 500 1000 1500 2000 किलोमीटर जा कर के वो सामान बेचे, इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन इस बिल के आने के बाद से क्या हो गया कि किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, या मंडी को, चाहे अपने बाजार समिति को, चाहे किसी तरह के दलाल को, जिसको भी बेचना हो बेच सकता है। अभी क्या है कि अब किसान बाहर भी अपने मन से कहीं भी जहां उसको ज़्यादा दाम मिल रहा हो वहां भी जाकर के बेच सकता है। इसमें कोशिश किया गया है कि बीच के दलाल लोग को हटा दिया जाए, साइड कर दिया जाए, किसान डायरेक्ट अपना उत्पाद बेच सके, उससे डायरेक्ट मुनाफा मिल सके, ना कि दलाल के जरिए। लेकिन क्या है ना कि अब ये दलाल कहीं से हटने वाला नहीं है, क्योंकि चलने लगा, ये एक तरह का रस्म रिवाज कह सकते हैं, या फिर एक तरह का घुस चुका है हमारे देश में, या फिर सभी उत्पाद के बीच घुस चुका है कि बिना दलाल का वैसे भी कुछ बिक्री होने वाला नहीं, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। कोशिश कर रही है, देखो अगर हट गया तो अच्छी बात है। अभी क्या है कि इसमें लाया गया है, ऑनलाइन प्रोसेस भी एक लाया गया है कि सरकार किसान अपने उत्पाद को ऑनलाइन के जरिए बेच सकता है, किसी भी देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। अब हमें बीच बीच में सुनने को मिलता है एपीएमसी। ये एपीएमसी क्या है? पहले मैं एपीएमसी का फुल फॉर्म बता दूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, और इसे आसान भाषा में कहे तो बाजार समिति कहते हैं, कहीं कहीं मंडी कहा जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है कि बाजार समिति में बिचौलिए लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं। किसान अपना उत्पाद ले जाते हैं बाजार समिति मंडी में बेचने के लिए। वहाँ पर जो बिचौलिए होते हैं 10 रुपया पर किलो के हिसाब से ख़रीदते हैं, ले जाते हैं, बेचते हैं बाज़ार में 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया पर केजी के हिसाब से। ये अपना जमाखोरी कर लेते हैं, जब दाम बढ़ता है तब जा कर के बेचते हैं। लेकिन सक्सेस उतना नहीं है, क्योंकि सभी किसान नहीं बेच पाते हैं उस जगह जा कर के, क्योंकि उन्हें क्या होता है कि जाने के बाद अगर वो बाजार समिति या उनके पास जाते तो बोल देते हैं कि यार जगह नहीं है हमारे पास रखने को, बोरा नहीं है, कैसे रखें, ये वगैरह वगैरह। तो मुश्किल होता है थोड़ा सा आम किसानों को या गरीब किसानों को, या जिनका पहुंच नहीं है उतने ऊपर तक, उन लोगों का वहाँ पर बेच पाना मुश्किल होता है। क्योंकि वहाँ पर एक जो होता है, एक रेट होता है, उन्हें अच्छा खासा मिल जाता है, पर नहीं, ये लोग भी वहाँ पर नहीं बेच पाते। बहुत कम किसान होते हैं जो वहाँ पर बेच पाते हैं। अब आते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब एमएसपी। इसे ही एमएसपी कहा जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं न्यूनतम लागत मूल्य। इसे लागू करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और यह काम करती है एफसीआई के अंडर। अब समझते हैं ये क्या है, ये किस तरह से मुद्दा बना, ये किसान लोग इस पर क्यों भड़के हुए इस पर आते हैं। एक तरह से ये भी आपका जो प्राइवेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गांव के गांव ले लेती हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवा लेती हैं कि इतने लागत में मैं ख़रीदूँगा आपका फसल पूरा हो जाने के बाद, उत्पाद हो जाने के बाद, और उससे ज़्यादा या उससे कम में नहीं ले सकते हैं। और मार्केट में भी वो किसान कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद बाहर नहीं बेच सकते। जस्ट इसका थोड़ा सा मैं उल्टा है, हल्का सा डिफरेंस इसमें कि एमएसपी में क्या है कि एमएसपी में भी सरकार फसल बीज बोने से पहले न्यूनतम मूल्य लागू कर देती है कि इतने मूल्य में बेचना है, इतने मूल्य में मैं खरीदूंगा। पर इसमें क्या है ना कि उत्पादन होने के बाद अगर जो सरकार ने एमएसपी के अंदर जो भी मूल्य लगाया था उत्पाद होने के बाद, अगर उस मूल्य से ज़्यादा बाहर में मार्केट में या बाजार समिति में या किसी दलाल के पास किसी के भी मिल जाता है, बाहर मार्केट में भी या दुकान में, उससे ज़्यादा अगर रेट मिल जाता है तो किसान बाहर भी अपना सामान बेच सकती हैं, या तो फिर एमएसपी में भी आकर के बेच सकती हैं सरकार के पास। तो ये फ़ायदा होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी कंपनी को बेच सकती हैं। और एमएसपी में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
या तो फिर वो एमएसपी को दे या तो फिर एमएसपी को बाहर दे, उससे सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो किसान सोच रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फार्मिंग आने के बाद सरकार की मंशा ये है कि वो एमएसपी ख़त्म कर देगी, एमएसपी को पूरी तरह से हटा देगी, या एमएसपी हटा रही है, एमएसपी बंद कर रही है। खैर, इस बारे में सरकार ने क्लियर नहीं किया है कि वो एमएसपी हटाएगी कि नहीं हटाएगी। उसने एमएसपी के बारे में कुछ नहीं कहा है, उन्होंने बस एक नया बिल ला दिया है। पर सभी के जहन में ये डर है, जितने भी किसान उत्पाद करते हैं, जो भी किसान है, छोटे किसान, बड़े किसान, मंझोले किसान जितने भी हैं, सबको ये डर सता रहा है कि भैया हमारा फिर क्या होगा अगर ये एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। तो एमएसपी का भी विरोध हो रहा है कि इसे ना ख़त्म किया जाए, कर दिया जाए, इसे रहने दिया जाए। और बाकी जो बिल पास हुआ है उसे भी हटाने के प्रयास में है जितने भी किसान भाई लोग हैं वो लोग भी, क्योंकि किसान ही उत्पाद करता है। अगर किसान उत्पाद नहीं किया तो फिर हम लोग खाएंगे कैसे? किसान पर ही यह देश टिका हुआ है, ये दुनिया टिकी हुई है, यह धरती टिकी हुई है। तो मेरा सपोर्ट है किसानों को कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और अपना सारा जोर उन्होंने दिया हुआ है कि बिल वापस ले ले। लेकिन सरकार ये करिए कि इसमें हम कुछ अमेंड कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप सुझाव दीजिए, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, उसके हिसाब से हम सुझाव करेंगे। लेकिन बिल ख़त्म होने का कोई दिख नहीं रहा है कि बिल ख़त्म होगा। सरकार इस मंशा में नहीं है फ़िलहाल कि बिल ख़त्म करे, क्योंकि काफ़ी सारी बैठक हो चुकी है किसान दल के बीच में और सरकार के बीच में, लेकिन अभी तक कुछ प्रयास, कुछ मतलब अभी कुछ रिज़ल्ट आया नहीं है, तो बता नहीं सकते हैं। फिर भी किसान भाई आप लगे रहिए, अगर हो सके तो आप कुछ देश के हित में करें। और सरकार एमएसपी के इन सब बिल के थ्रू ये भी चाहती है कि बीच के जो दलाल लोग हैं वो हट जाए और किसान डायरेक्ट अपना उत्पाद बाज़ार में, मार्केट में सेल कर सके। तो खैर, दलाल लोग कितने बीच में हैं, कितने हटेंगे, कितने जाएंगे, कितने रहेंगे, वो सब लोग जानते हैं। कभी हटने वाले नहीं हैं, बीच वाले बीच में ही रहते हैं। तो इसके फ़ायदे और नुकसान भी आगे के जो है मैं फिर अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा इस चीज़ को लेकर के। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।